हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो चलो दुनिया देखें। आज मैं आपको लेकर आया हूं दिल्ली के ऐसे म्यूजियम में जहां सिर्फ आपको हिस्ट्री देखने को नहीं मिलेगी बल्कि भारत के बनने और आगे बढ़ने का पूरा सफर देखने को मिलेगा। और जैसा कि आपने देख ही लिया है स्क्रीन पे, इस समय हम प्रधानमंत्री संग्रहालय में मौजूद हैं और ये है सामने में सिक्योरिटी चेक करा करके चलते हैं हम भी अंदर की तरफ। और ये है खूबसूरत सा इसका मेन गेट जहां से आपको अंदर एंट्री करनी है। और अंदर एंट्री करते ही हम पहुंचे संविधान निर्माण वाले सेक्शन में, क्योंकि यहीं से उस दस्तावेज की कहानी शुरू होती है जिसने आजाद भारत को एक नई पहचान दी। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और तभी से हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना। लेकिन इस संविधान को तैयार करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके पीछे लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगातार मेहनत, सैकड़ों चर्चाएं और हजारों सुझाव शामिल थे। इस म्यूजियम में आपको संविधान से जुड़े कई विजुअल्स, डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलेंगे जो बताते हैं कि उस समय देश के बड़े बड़े नेताओं और विशेषज्ञों ने मिलकर भारत के भविष्य की कैसे नींव रखी थी। दोस्तों, अब हम आ गए हैं भारतीय गणतंत्र की स्थापना वाले सेक्शन में। ये सेक्शन हमें उस ऐतिहासिक पल की याद दिलाता है जब भारत सिर्फ एक आजाद देश नहीं रहा बल्कि एक रिपब्लिक यानी एक पूर्ण गणतंत्र बन गया था। 26 जनवरी 1950 का दिन भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज है, क्योंकि इसी दिन से देश का शासन संविधान के अनुसार चलना शुरू हुआ और जनता द्वारा चुनी गई सरकार देश की सबसे बड़ी ताकत बन गई। इस गैलरी में आपको उस दौर के कई रेयर फोटोग्राफ्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेंगी जो दिखाती है कि आजादी के बाद भारत ने कैसे अपने लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया। यहाँ पर आपको भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शपथ ग्रहण से जुड़े विजुअल्स भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ समझाया गया है कि कैसे अलग अलग रियासतों को एकजुट करके एक मजबूत लोकतांत्रिक देश को बनाया गया। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ जिसका नाम है भारतीय संविधान के निर्माता। ये गैलरी उन महान लोगों को समर्पित है जिन्होंने मिलकर के संविधान को तैयार किया और एक नए भारत की मजबूत नींव रखी। जैसे ही आप इस सेक्शन में आते हैं आपको यहाँ पर संविधान से जुड़े कई ऐतिहासिक विजुअल्स और उन महान हस्तियों की जानकारी मिलती है जिन्होंने अलग अलग विचारों के बावजूद देश के हित को सबसे ऊपर रखा। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही नहीं बल्कि संविधान सभा के सभी सदस्यों ने मिलकर लंबे समय तक चर्चा, बहस और विचार विमर्श के बाद इस ऐतिहासिक दस्तावेज को तैयार किया। दोस्तों, अब हम आ गए हैं लोकतांत्रिक भारत वाले सेक्शन में और यहाँ पर मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। यहाँ एक इंटरैक्टिव टच स्क्रीन लगी हुई है जिस पर भारत का संविधान देश की सभी भाषाओं में उपलब्ध है। आप अपनी पसंद की भाषा चुनिए और कुछ ही सेकंड में पूरा संविधान आपकी भाषा में उसी स्क्रीन पर आ जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ विदेशी भाषाओं में भी संविधान को पढ़ने की पूरी सुविधा यहाँ मौजूद है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे आसानी से समझ सकें।
ये है वो संविधान जो इस देश में हर नागरिक को जीने का अधिकार देता है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं संविधान संशोधन वाले सेक्शन में। ये सेक्शन हमें बताता है कि हमारा संविधान समय के साथ खुद को बदलती जरूरतों के अनुसार कैसे अपडेट करता रहता है। जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब देश की परिस्थितियां आज से बिल्कुल अलग थीं। जैसे जैसे समय बदला, समाज बदला और नई चुनौतियां सामने आई और देश आगे बढ़ा और जरूरत के हिसाब से संविधान में बदलाव किए गए। इन्हीं बदलावों को संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ना संविधान का, वो ये है जो कि 2002 के अंदर में प्रस्तावित किया गया था 2026 के लिए। और अब हम ग्राउंड फ्लोर से निकल करके चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ और ऊपर एक्सप्लोर करते हैं कि वहां पर क्या क्या है। दोस्तों, अब हम म्यूजियम के उस सेक्शन में पहुंच चुके हैं जो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को समर्पित है। यहाँ उनके जीवन के साथ साथ आजादी की लड़ाई में निभाई गई भूमिका और स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। इस गैलरी में मौजूद फोटोज और डॉक्यूमेंट्स हमें उस दौर में ले जाते हैं जब नया भारत अपनी पहचान बना रहा था। अगर आपको भारत के शुरुआती इतिहास को समझना है तो ये सेक्शन जरूर देखने लायक है। और यहाँ पर आपको एक डिजिटल बुक भी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर एक ये बुक है जिसके ऊपर में यहाँ पर एक ये QR कोड दिया गया है और ये एक स्कैनर है। तो इस पेजेस को जैसे ही आप बदलेंगे ना तो ये इमेजेस देखिए चेंज होती चली जाएंगी। अब वो QR कोड ने उसको स्कैन किया, यहाँ पर जो है अब ये चेंजेस हो गए इमेजेस के। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये इमेजेस जो हैं वो QR कोड के अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज हो चुकी हैं। अब जैसे ही हम नया पेज निकालेंगे तो नए पेज के ऊपर जो भी QR कोड लगा होगा उसको स्कैन करके यहाँ पर वही इमेजेस आ जाएंगी और वही डेटा सारा आ जाएगा यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप। और ये पूरी एक मूवी चल रही है मतलब पेजेस के ऊपर में ना। तो आप जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में यहाँ पर आकर के जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ये पवेलियन पूरा का पूरा जवाहरलाल नेहरू जी को डेडिकेटेड है। हिंदी और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेजेस में डेटा अवेलेबल है। श्री जवाहरलाल नेहरू एज द मेंबर ऑफ द इलाहाबाद बार 1912 रेयर एट द लेफ्ट रो। तो ये रहे जवाहरलाल नेहरू 1912 के अंदर में और ये इलाहाबाद कोर्ट के मेंबर बने थे उस टाइम पर। और अभी हम आ चुके हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ करके जवाहरलाल नेहरू जी यानी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री के बेडरूम की तरफ। ये जितना भी आप फर्नीचर देख रहे हैं ये सारा रियल और ओरिजिनल फर्नीचर है जो जवाहरलाल नेहरू जी के बेडरूम में लगा हुआ था उस समय पर। तो आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी का जो बेडरूम था वो किस टाइप का था। बट अभी सामने में शीशे लगा दी गई हैं तो शीशे का एक रिफ्लेक्शन पड़ रहा है जिसकी वजह से हो सकता है कि विजुअल्स के अंदर में कहीं आपको देखने में प्रॉब्लम्स हो रही हो, बट आप इनसे समझ सकते हैं बहुत सी चीज़ें। ये है जवाहरलाल नेहरू जी का स्टडी रूम और मे भी कुछ रिफ्लेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये एज इट इज स्टडी रूम जो है ना यहाँ शिफ्ट किया गया है दिखाने के लिए। और ये वही फैन है, वही लाइट लैंप्स है जो यूज होते थे उस स्टडी रूम के अंदर में। बट वो रूम वो एज इट इज स्ट्रक्चर, उसका फर्नीचर और उनकी बुक्स जो भी यूटिलिटीज थी वहाँ पर उनको सबको यहाँ पर शिफ्ट किया गया, जो कि आज हम देख पा रहे हैं जिन्हें कभी भारत के पहले प्रधानमंत्री इस्तेमाल किया करते थे। और आप देख सकते हैं तीन ये टेलीफोन। आज की जो जेनजी जनरेशन है उन्होंने तो ये सब नहीं देखा होगा शायद, बट पहले जो कुछ लोग हैं मिलेनियल्स उन्होंने ज़रूर ये सब चीज़ें देखी होंगी। और अब हम चल रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी की गैलरी के अंदर में जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। गैलरी के अंदर में एंट्री करते ही सबसे पहले आपको दिखेंगी ये कुछ लेटर्स हैं जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखे गए, जो कि 14 अगस्त 1947 को लिखे गए थे मिडनाइट में। तो ये सभी वो लेटर्स हैं। और यहाँ पर कुछ ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से रिलेटेड है कुछ डॉक्यूमेंट्स, जो कि 22 अक्टूबर 1947 का है। 1947 की जो एक पिक्चर है उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जिसके अंदर हमें आज़ादी को सेलिब्रेट करते हुए भारतीयों को दिखाया गया है 1947 15 अगस्त। ये है इंडिया का फर्स्ट इलेक्शन, जिसमें दिखाया गया है कि कौन कौन सी पार्टीज इलेक्शन के अंदर में खड़ी हुई थी
किस किसने इलेक्शन में क्या क्या भूमिका निभाई थी और कौन से ईयर में ये इलेक्शन हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सोशल पार्टी जो कि जयप्रकाश नारायण जी के संयोजन में ये पार्टी चल रही थी और जयप्रकाश नारायण जी ने बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था। ये ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ, जिसे आज बीजेपी भी कहा जाता है, शायद भारतीय जनसंघ वही था। दोस्तों, अब हम म्यूजियम के ऐसे सेक्शन में आ चुके हैं जो मुझे काफ़ी यूनिक लगा। यहाँ उन गिफ्ट्स को डिस्प्ले किया गया है जो अलग अलग समय पर भारत के प्रधानमंत्रियों को उनके विदेश दौरे के दौरान या फिर भारत आए विदेश प्रतिनिधियों के द्वारा भेंट किए गए थे। जैसे जैसे आप इस गैलरी में आगे बढ़ते हैं, आपको अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ, डेकोरेटिव आइटम्स, पारंपरिक हस्तशिल्प, स्मृति चिन्ह और कई बेहद खूबसूरत उपहार देखने को मिलते हैं। हर गिफ्ट अपने आप में खास है और अपने समय की कला, संस्कृति और कारीगरों की एक अलग ही पहचान दिखाता है। इनमें से कई गिफ्ट देखने में जितने सुंदर हैं उतने ही दिलचस्प भी हैं। कुछ अपनी बारीक नक्काशी की वजह से ध्यान खींचते हैं तो कुछ अलग ही डिजाइन और क्राफ्टमैनशिप की वजह से। इन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी भी देश की संस्कृति और परंपराओं की झलक एक छोटे से उपहार में भी दिखाई दे सकती है। इस सेक्शन की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ सिर्फ गिफ्ट नहीं रखे हैं, बल्कि उनके जरिए भारत और दुनिया के अलग अलग देशों के बीच बने रिश्तों की एक छोटी सी कहानी भी देखने को मिलती है। कई बार एक उपहार सिर्फ यादगार नहीं होता, बल्कि वह दोस्ती, सम्मान और आपसी विश्वास का भी प्रतीक बन जाता है। और यहाँ पर जितने भी गिफ्ट्स रखे हैं, सभी के नीचे में एक डिटेल्स मेंशन है जिसमें बताया गया है कि ये कौन से देश ने कौन से प्रधानमंत्री को कौन से ईयर में दिया था। तो वो भी जानकारी आप पूरी यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री के साथ साथ आर्ट और कल्चर में भी रुचि रखते हैं तो ये गैलरी आपको जरूर पसंद आएगी। यहाँ हर शोकेस के सामने कुछ पल रुक करके उसे ध्यान से देखने का मन करता है, क्योंकि हर चीज की अपनी एक अलग ही पहचान है और अपनी एक अलग ही कहानी है। इंदिरा गांधी जी का बेडरूम, ये आप देख सकते हैं। ये एज इट इज बेडरूम का जो फर्नीचर है वो यहाँ पर शिफ्ट किया गया हुआ है, जो इंदिरा गांधी जी के रियल बेडरूम के अंदर में हुआ करता था। ये सारा वही फर्नीचर है जिसको आज तक गवर्नमेंट ने संजो करके यहाँ पर रखा गया है, जैसे पब्लिक भी देख सके कि हमारे प्रधानमंत्री जो थे वो किस तरह से लाइफस्टाइल जिया करते थे, कैसा वो रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था। बहुत ही साधारण और मैं तो कहूँगा बहुत ही सिंपल बेडरूम है, कुछ ज़्यादा चकाचौंध नहीं है, कुछ नहीं ऐसा। बट ये है कि उस टाइम पर इंडिया में संसाधनों को भी कमी हुआ करती थी, उस टाइम के अकॉर्डिंगली ये लग्जरी है बहुत। जवाहरलाल नेहरू जी की समर्स की ड्रेस जो गर्मियों में पहना करते थे, और उसके बाद साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की विंटर्स की ड्रेस। मतलब ये जो संग्रहालय है ये तो अभी कुछ साल पहले ही इसको प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया है। पहले उससे ये जवाहरलाल नेहरू जी को ही पूरा डेडिकेटेड हुआ करता था। बट अब यहाँ पर जितने भी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं सभी का डेटा आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
तो थी गिफ्ट एंड आर्ट गैलरी। अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं भारत का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान भारत रत्न, जो सन 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी को मिला था। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कला, साहित्य, विज्ञान, जन सेवा या राष्ट्र निर्माण जैसे क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। अब हम आ चुके हैं इस म्यूजियम के एक ऐसे सेक्शन में जहां पर अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं जो मैंने यहाँ देखा। इसके अंदर बनाई गई है एक आर्टिफिशियल संसद, जिसके अंदर में मंत्रीगण अपनी चर्चा करते हुए दिखाए गए हैं और उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं वहां। और अब हम चलते हैं इसके सेकंड ब्लॉक की तरफ, और आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है सामने, ये है सेकंड ब्लॉक। और कितनी ही खूबसूरत है ये बिल्डिंग बाहर से देखने में, और इससे ज्यादा ये खूबसूरत अंदर से बनी हुई है। और अब हम आ चुके हैं सेकंड ब्लॉक के अंदर में, और आप देख सकते हैं अंदर एंटर करते ही सेकंड ब्लॉक का नज़ारा कितना सुंदर है। यहाँ लगी इन बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर आपको भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारियां मिल जाएंगी। और अभी हम यहाँ के फर्स्ट सेक्शन में एंटर कर चुके हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी विशाल स्क्रीन है जो कि आंखों से भी एक बार में पूरी नहीं देखी जा सकती। और इस स्क्रीन पे चल रहा है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया भाषण। और फिर वहीं इस गैलरी के अंदर में पीछे की तरफ लगी हैं ये छोटी छोटी स्क्रीन्स, जिसके ऊपर में आप स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा कही गई बातों को पढ़ सकते हैं और उनके फोटोग्राफ्स को देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों की बातें लिखी हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति वाले सेक्शन में। 1960 के दशक में शुरू हुई इस पहल ने भारत की खेती को पूरी तरह बदल दिया। बेहतर बीज, आधुनिक खेती की तकनीक और सिंचाई विस्तार की वजह से गेहूं और दूसरे अनाजों का उत्पादन तेजी से बढ़ा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि भारत धीरे धीरे खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनने लगा और करोड़ों लोगों की खाद्य सुरक्षा मजबूत हुई। और ये है व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति। इस अभियान ने भारत के डेयरी सेक्टर में एक नई क्रांति ला दी। दूध उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, लाखों किसानों को रोजगार मिला, और आज भारत दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देशों में गिना जाता है। दोस्तों, ये पूरा सेक्शन भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को समर्पित है। अपने सादगी भरे जीवन और दृढ़ नेतृत्व के लिए पहचाने जाने वाले शास्त्री जी ने बहुत कम समय में देश पर गहरी छाप छोड़ी है। यहाँ उनकी सोच, उनके महत्वपूर्ण फैसले और उस दौर की कई ऐतिहासिक घटनाओं को दिखाया गया है। देश की सुरक्षा हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर में शांति संदेश, शास्त्री जी हमेशा संतुलित और शांतिपूर्ण नीति के पक्षधर रहे, और उनका नारा था जय जवान जय किसान। अब हम आ चुके हैं 1966 के ताशकंद वाले समझौते के सेक्शन में। ये भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसने भारत की विदेश नीति और भारत पाकिस्तान के संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भारतीय सेना ने शानदार साहस और बहादुरी का परिचय दिया था, और युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश शुरू हुई। और इसी सिलसिले में तत्कालीन सोवियत संघ के शहर ताशकंद, जो आज उज्बेकिस्तान में है, में दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात हुई। भारत की ओर से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति अयूब खान इस बैठक में शामिल हुए। कई दौर की बातचीत के बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से रिलेटेड सभी दस्तावेज आपको देखने के लिए इस म्यूजियम में मिल जाएंगे। इस समझौते का उद्देश्य था दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए तनाव कम करना, शांति बनाए रखना और आपसी बातचीत के जरिए आगे बढ़ना था। इस गैलरी में आपको उस ऐतिहासिक समझौते से जुड़े कई रेयर फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट्स और विजुअल्स देखने को मिलते हैं, जो उस समय की महत्वपूर्ण घटनाओं को बहुत ही बारीकी से प्रस्तुत करते हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम इतिहास के उसी दौर का हिस्सा बन गए हों। लेकिन इस समझौते के साथ एक बहुत दुखद घटना भी जुड़ी हुई है। समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों बाद 11 जनवरी 1966 की रात ताशकंद में ही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का अचानक निधन हो गया।
और जैसे ही ये खबर पूरे देश में फैली, खबर को सुनते ही पूरा देश रो पड़ा था। यहाँ पर आपको 1965 में हुए उस युद्ध की कुछ वीडियो क्लिप्स भी देखने के लिए मिल जाएंगी। ये युद्ध भारतीय सेना के साहस, रणनीति और वीरता का एक शानदार उदाहरण माना जाता है। यहाँ पर आपको परमवीर चक्र से सम्मानित हवलदार अब्दुल हामिद के बारे में भी जानकारी मिलती है। 1965 के युद्ध में उन्होंने अपने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए दुश्मन के कई पैटर्न टैंकों को नष्ट कर दिया था। और साथ ही वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशिर तारापोर जी को भी श्रद्धांजलि दी गई है। उन्होंने टैंक रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए असाधारण वीरता दिखाई और युद्ध के दौरान दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया और उन्हें भी मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यहाँ पर जो भारत में इमरजेंसी लगी थी सन 1975 के अंदर में, उससे रिलेटेड डेटा आप पढ़ सकते हैं। ये सारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है गवर्नमेंट का, और ये थोड़ा बहुत डेटा नहीं है, बहुत सारा डेटा है, आप देख सकते हैं। ये और ये ऑफिशियल डेटा है ये। तो मैं तो इसको नहीं बता पाऊंगा पूरा, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट आप अगर इस डेटा को पढ़ना चाहते हैं तो इस प्रधानमंत्री संग्रहालय में आ सकते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है उस टाइम का रेडियो। लोग एक दूसरे के जो संदेश होते थे, एक दूसरे के नहीं मतलब सरकार के जो संदेश होते थे या मनोरंजन का जो एक साधन हुआ करता था, वो इकलौता ये रेडियो होता था। क्योंकि उस टाइम पर ना टीवी होते थे, ना कोई और संसाधन होता था इंटरटेनमेंट का। इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है। तो आप सोचो कि जो पुरानी पीढ़ी थी, जिन्हें आज हम कहते हैं कि उन्हें मोबाइल चलाना नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें देखी ही नहीं थी कभी ना। उन्होंने सिर्फ ये चीज़ देखी थी, और ये उस टाइम की बहुत आधुनिक चीज़ थी। ये है बीते हुए ज़माने का टीवी, पर इससे भी पुराने बहुत सारे मॉडल्स आते थे। जिसके घर में शटर वाला टीवी रहा है और जिसने भी वो टीवी देखा है, कमेंट बॉक्स के अंदर में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर आपको जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही थीं, उस समय के कुछ ऑफिशियल लेटर्स भी देखने के लिए मिल जाएगी, जिनको आप इस डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। और ये जो लेटर है, ये है जयप्रकाश नारायण जी ने, जो इंदिरा गांधी जी को लिखा था। और जो लोग जयप्रकाश नारायण जी के बारे में नहीं जानते हैं, मैं बता दूं, जयप्रकाश नारायण जी जैसे हमारे समय के ऊपर में एक अन्ना आंदोलन हुआ था, आई थिंक 2012 या 13 में हुआ था वो आंदोलन, ऐसे ही जयप्रकाश नारायण जी ने उस समय पर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था सरकार के खिलाफ में। और ये है जयप्रकाश नारायण जी की जेल में लिखी हुई डायरी। तो ऐसे बहुत से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। म्यूजियम में घूमते घूमते अगर आपको पानी की प्यास लगती है तो जगह जगह पर आपको वाटर डिस्पेंसर लगे हुए मिल जाएंगे, और जगह जगह पर वॉशरूम्स भी बने हुए हैं जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन है। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी को समर्पित इस सेक्शन में। इस गैलरी में उनके जीवन के कई ऐसे पहलुओं को दिखाया गया है जो उनके राजनीतिक सफर के साथ साथ उनके व्यक्तिगत जीवन से भी हमें परिचय करवाते हैं। यहाँ आप उनके परिवार की, माता पिता की और जीवन के शुरुआती दिनों से जुड़ी कई दुर्लभ तस्वीरें देख सकते हैं। इन तस्वीरों से ये समझ आता है कि एक साधारण किसान परिवार से निकलकर उन्होंने देश के सर्वोच्च पद तक का कैसे सफर किया। और साथ ही यहाँ पर आपको उनसे जुड़े बहुत से दस्तावेज भी देखने के लिए मिल जाएंगे। आज भी चौधरी चरण सिंह जी को हमेशा किसानों की आवाज के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में खेती, ग्रामीण विकास और किसानों के अधिकारों को प्राथमिकता दी। यही वजह है कि आज भी देश के कई हिस्सों में उन्हें किसान के मसीहा के रूप में सम्मान दिया जाता है। इस सेक्शन को देख के महसूस होता है कि सादगी, ईमानदारी और जनता से जुड़ाव ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और म्यूजियम के अगले सेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। ये जो भी आप देख रहे हैं, ये है कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन। तो देखिए किस टाइप की स्क्रीन और किस टाइप के कंप्यूटर्स हुआ करते थे उस समय के ऊपर में, और आज के कंप्यूटर्स में कितना चेंजेस है।
सेल्फी पॉइंट। यहाँ पर खड़े होकर के आप अपनी सेल्फी क्लिक करा सकते हैं और ये पूरा का पूरा जो पवेलियन है ना, सेल्फी के लिए ही इसको क्रिएट किया गया है। और इस पवेलियन के बाद अब हम चलेंगे भारत की उस यात्रा पर जहां पर आपको 1947 से लेकर के 2026 तक भारत ने क्या क्या अचीव किया वो दिखेगा। और अब हम चलते हैं 1947 से करंट तक की हमारे देश की यात्रा कि क्या क्या भारत ने अचीव किया है और कौन से डिपार्टमेंट का गठन कौन से ईयर में हुआ। इधर वाली वॉल के ऊपर में श्री गुलजारीलाल नंदा जी और भी बहुत सारे प्रधानमंत्रियों की फोटोग्राफ्स लगी हैं, बट हम फोटोग्राफ से पहले इन रिकॉर्ड्स को देखेंगे, जो रिकॉर्ड्स हैं ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड्स। मैं बता तो नहीं पाऊंगा आप सबको ये कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अगर बताने लगा तो इसी के अंदर में लगभग आधे से पौने घंटे की वीडियोस बन जाएंगी, बट मैं संक्षेप के अंदर में आपको दिखा रहा हूँ ये सब चीज़ें ना। मिल्खा सिंह जी, इनके ऊपर तो मूवी भी सबने देखी हुई है, भाग मिल्खा भाग। देखिए 1982 तक जो था वो ब्लैक एंड वाइट था सब कुछ। 1982 के अंदर में कलर आया। 1982 में ही ब्लैक एंड वाइट था और 1982 के अंदर में ही हमारे यहाँ कलर आया पहली बार। और अब आप यहाँ से आपको सभी पिक्चर्स कलर दिखाई देंगी। दोस्तों वीडियो के आखिरी में आप भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की ऑफिशियल कार देख रहे हैं। ये सिर्फ एक कार नहीं बल्कि भारत के राजनीतिक इतिहास की एक अनमोल विरासत है। इस कार ने देश के कई महत्वपूर्ण दौर और ऐतिहासिक फैसलों की गवाह बनकर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का फुल डिटेल व्लॉग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई लोकेशन पर।